बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब किया। खिताब करते हुए उनका कहना था कि आज रात सदर मुमलकत को इस ऐवान की तहलील की समरी भेज देंगे, जबकि निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत के लिए आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात नहीं हो सका। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, अगले चंद घंटों में हुकूमत तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म क्या जिस तरह से आपने कहा था चंद रोज़ अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जिस तरह से आप कहते हैं? ये इस तरह से होने जा रहा है ना कि आज समरी चली जाएगी किसी वक्त भी रात से पहले जी, यानी अगला दिन शुरू होने से पहले। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज अलविदाई इजलास भी किया है पार्लियामेंट का, उसमें तकारीर भी उन्होंने की हैं, शुक्रिया अदा किया है अपनी काबीना के अरकान का। फिर अलविदाई फ़ोटो सेशन भी हुआ है और कुछ देर पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ख़िताब किया है, वज़ारत ख़ारजा में अपना अलविदाई ख़िताब किया है। और अब जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी आज चंद घंटों के बाद, और उसके साथ ही हुकूमत भी तहलील हो जाएगी, हुकूमत भी चली जाएगी, काबीना भी चली जाएगी, वज़रा भी चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो अभी तक एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज भी राजा रियाज साहब के पास वक्त नहीं था शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का। हालांकि दोनों शख्सियात मौजूद थीं पार्लियामेंट में जी। राजा रियाज साहब का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया, और असल में फरमाइशी शुक्रिया काफ़ी थे, और उसमें पीछे से नारे लग रहे थे कि आपने इनका नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, फिर उनका नाम लेते थे शहबाज शरीफ साहब, फिर उन दूसरे का नाम लेते थे, तीसरे का नाम लेते थे। तो वो ये तो शुक्र है कि ये 85 रुकनी काबीना थी, वरना ये 150 रुकनी भी होती तो मतलब फिर ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते, क्योंकि सब अपना अपना वहाँ से आवाज़ लगा रहे थे कि हमें शुक्रिया ने आपने अदा किया। और शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत को दाद है कि उन्होंने सबका एक एक का नाम लेके उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी। तो बहरहाल एक मतलब ज़ाहिर है कि 15वीं असम्बली और एक गैर मामूली हालात थे। ये असम्बली ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई नामामूल कोई मतलब एक बड़ी अजीब से हालात थे जिसमें ये असम्बली ने अपना टाइम पूरा किया। ये भी आता रहा पहले के दरमियान में टूट जाएगी, इलेक्शन होगा, कैसे हो, अर्ली डेट आ गए, वो सब हम सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल अपना मुकर्ररा वक्त पूरा करके असम्बली जो है, जो कि पार्लियामेंट में मौजूद शख्सियात ने फ़ैसला किया सर, और वो यही था कि जी इस तरह से किया जाए, वो कर लिया फ़ैसला। अब यह है कि राजा रियाज साहब से कल अब मुलाकात होगी गालिबन, और कल मुलाकात होगी। अच्छा, नाम ज़ाहिर निगरान वज़ीर आज़म के नाम अब हर एक को पता है, और उसमें जो है वो आज चंद रोज़ पहले हमने जिक्र किया था जलील अब्बास जिलानी साहब का कि उनका नाम भी आ गया, तो वो उनका नाम भी, अच्छा उनका नाम भी आ गया, बल्कि वो ख़ुद भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अभी राजा रियाज साहब से पूछा तो राजा रियाज साहब से तो मुशावरत हुई नहीं। अच्छा, फिर मैंने मतलब जलील अब्बास जिलानी साहब बड़ा एक हमारी फॉरेन ऑफिस का एक बड़ा नाम है, बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर का मिल गया प्रोटोकॉल उनको। एक फ़ौरन देखें होता इस तरह से है कि वो जैसे ही फाइनल होती है ना, या उससे कुछ देर पहले ही असल में, यानी बस ये इम्कानात पैदा होते हैं कि जी बस होने को है, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से बताऊँ, जैसे जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का फ़ाइनल होना था नाम, तो उससे पहले ही पूरा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का पहुंच गया था, और जब ये मामला चला राजा परवेज़ अशरफ साहब का, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब के नाम से पहले नाम डिस्कस हो रहा था, यानी काफ़ी हद तक ये बात तकरीबन डिसाइड, एक तरह से तकरीबन डिसाइड हो गई थी, लेकिन फिर फैसला हुआ, वो था मखदूम शहाबुद्दीन साहब का। तो मखदूम साहब जो हैं, जो वज़ीर सेहत थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उनका नाम, लेकिन तो वो जब नाम एक फ़ाइनल हो गया ना अंदर, तो एकदम से वो प्रोटोकॉल अपनी जगह पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर का मखदूम साहब, लेकिन फिर फैसला चेंज हुआ
कि जी राजा परवेज साहब होंगे तो फिर प्रोटोकॉल खुद ब खुद मूव हो गया, मतलब वो प्रोटोकॉल किसी को कहना नहीं पड़ा कि जी इसको कहे, वो अपने आप, जैसे एक सिस्टम होता है ना कि जिनका नाम फाइनल हो रहा है, इनका फाइनल हो रहा है तो वो मूव करते हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है पूरी, और जो तो वो प्रोटोकॉल नहीं था। तो फिर मुझे थोड़ी सी इसके ऊपर एक वो भी हुआ कि मतलब ये हो गया है फाइनल, तो फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात उनकी हो रही है, तो ये थोड़ा सा बहरहाल वो लेकिन अभी तक उन्हीं का नाम चल रहा है आगे। यहाँ पे जो हल्के हैं, जो मतलब है कि बहुत से लोग कह रहे हैं वो फाइनल हो गया है, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता हम नहीं जानते क्या होगा। राजा रियाज साहब की जेब में कौन सा वो एक इश्तिहार आता था, कोई मुट्ठी बंद है, इसमें क्या है बताओ ना, बोलो ना, वो एक इश्तिहार आता, बच्ची छोटी सी, दिन छालिया का इश्तिहार था, क्या था वो, खा नाज पान मसाला टाइप की चीज़ थी। तो वो उनकी मुट्ठी में क्या है वो किसी को नहीं पता। तो वो जो है वो आज भी नहीं उनको मिले, तो वो भी नहीं मिले, तो फिर ये क्या है, मतलब कुछ बस नाम है बहुत सारे, लेकिन ये है कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। राजा रियाज साहब जो है वो कह रहे हैं मैंने तो नहीं दिया, मेरी तो मुलाकात में मसरूफ़ हूँ, बहुत मसरूफ़, हाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं ना। राजा रियाज साहब देखें ना, एक मतलब लीडर ऑफ द वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कोई बात ही 3 दिन आपको पता है कल कितना इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है राजा रियाज साहब। आप मतलब उनके नातमा कंधों पे जो इस वक्त मुमलिकत खुदादात के मसाइल का बोझ है, तो ये तो वो नहीं बता सकते ना, तो बहुत बोझ है, बड़े मसाइल हैं, तो इसलिए उनके पास वक्त नहीं था, तो वो नहीं मिले, अब कल मिलेंगे, ठीक है। अब वो उनकी मुट्ठी में से क्या निकलता है ये कल पता चलेगा, जब कल हो जाए, खुदा करे कल वक्त हो, वरना फिर अच्छा। बहरहाल लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल उसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि आज असेंबली डिसॉल्व है और वो कल, यानी कल अगर मुशावरत होगी इसका मतलब है कल वो होंगे ना, मुलाकात करेंगे, यानी बतौर वज़ीर आज़म मिलेंगे ना, बाकी सारे गए। अब कल का दिन कितना सुकून से सुबह शहबाज शरीफ साहब एक तो चिल करेंगे, वैसे वो अर्ली राइजर हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, सुबह कह चुके हैं, बहुत जल्दी उठते हैं वो। मेरा ख्याल है कोई मतलब उनका जो वर्किंग डे है वो स्टार्ट होता है, कोई वर्किंग डे उनका जो काम का वक्त है वो 7 बजे से दिन का स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले वो उठते हैं। लेकिन कल मेरा ख्याल है उनको चिल करना चाहिए सुकून के साथ, क्योंकि कल वही वो होंगे, कोई 85 अरकान यहाँ पे उनकी काबीना के जो है नहीं होंगे। एक कल जो है वो दो राजा साहिबान होंगे, ठीक है, एक राजा परवेज अशरफ और राजा रियाज, दो जो राजे तो नहीं कहना चाहिए, राजे क्या कहा जाए, 2 राजा साहिबान होंगे और एक जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, ठीक है, और एक आरिफ अलवी साहब की होंगे खामोशी। ये 3 शख्सियत होंगी, साथ दिखें जाए तो अल्लाह खैर से आराम सुकून चिल, ठीक है। अच्छा, तो वो अब आराम से बैठेंगे और सुकून के साथ होता है ना मुशावरत करेंगे, और उस मुशावरत में फिर क्या होगा ये मतलब बाद में पता चलेगा। तो ये है सूरत हाल जी। हुकूमत आज रात को खात्मा हुकूमत का, अलविदा, खुदाफिज, बाय बाय, टाटा, और बस इतना ही काफ़ी है। और ये हुकूमत और ये पार्लियामेंट जो थी, जैसी भी जो भी, बस ठीक है। तो अल्फाज वैसे कुछ और आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ही काबू करके ये बहुत मौज़माना अंदाज में कह रहा हूँ कि खुदा हाफिज़, अलविदा, जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मतलब आदाब बजल आते हैं कि आपने ये जो सब कुछ किया और आए आप यहाँ पे। इसमें चंद वज़रा ने वैसे कमाल किया, मैं सारी उसके बावजूद कुछ लोग बड़े उभर के सामने आए हैं। हिना रब्बानी खर, कैरी रहमान, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है ये। और इस तरह अच्छा ये इरफान कादिर साहब, मतलब उनका हालांकि बड़ी वो उनकी तबीयत में ज़रा थोड़ी सी तेज़ी कभी कभी होती है, बड़े सुकून के साथ उन्होंने बिल्कुल अदालतों के साथ मामला। और इसी तरह से मैं अगर JUIF के तला महमूद साहब का जिक्र ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी। लो प्रोफाइल रहते हैं तला महमूद साहब, ये वो तला महमूद साहब हैं जो कि हज पे गए थे और वहाँ पे मसाइल खड़े हुए थे, ये लोगों के दरमियान थे, और हज के ऊपर बहुत अच्छे इंतजाम हुए इस साल, कोई वहाँ से गड़बड़ की खबर नहीं आई, कोई करप्शन की चीज़ नहीं, बहुत
ये बड़े, और ये जो हैं ये वो शख्स हैं जो पिछले 10, अभी तो सेनेटर मुश्ताक साहब भी फ़ाल हुए हैं, तला महमूद साहब जो हैं ये कई सालों से ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, ये सबसे पहले मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ मिला था आज से 5 साल 10 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से, वो उसमें तला महमूद साहब थे। तो ये उस मतलब अच्छी रहे, और भी बहुत से, मैं नाम या मिस कर जाऊँ किसी का तो, लेकिन कई वज़रा इसमें से बड़े अच्छे और फाल नज़र आए, और कई जो हैं वो ज़ाहिर है कि रवायती अंदाज में वो इतना कोई जैसे थे बस वो थे। नाम के ज़हन में आएगा और तो बता दूंगा किसी का। अच्छा, तो ये नहीं, उन्होंने ज़्यादा अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ तवज्जो रखी, अपने काम पे तवज्जो रखी ज़्यादा, वो जो है वो कुछ तो बिल्कुल ही वो फाइलों में लगे रहे ना, ठीक है ना, वो तो उसमें लगे रहे, और बाकी जो है वो कुछ ने अपने कामों पे प्रॉपर तवज्जो दी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये आगे। अच्छा, अब आ जाएं जल्दी से, मैं दूसरा एक टॉपिक लाजमी है डिस्कस करना, और वो है कि अदालत में आज बदमज़गी हुई तोशा खाना के मामले पर। तोशा खाना नहीं, अदालत में, बस मैं इसको ज़रा, असल में मैं ख़ुद वहाँ मौजूद, ये मैंने देखे मनाजिर। अच्छा। और मैं उसको यहाँ ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अफसोसनाक है, ठीक है, और मेरी बाद में जो बिल्कुल अलग ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जो साबिक वज़ीर आज़म के वकला, जो यंग वकला हैं, और उन्होंने मुझसे इस बात पे एग्री किया, और मैं उन वकला की बात कर रहा हूँ जिनके ये FIU वगैरह के ये निकले हुए थे ना, ये जो उनमें से एक, बस समझने में नाम या, तो वो जो थे वो बड़े यानी उसमें थे, एनर्जेटिक और सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन वो साथ ही ये कह रहे थे कि जी हमारी यहाँ पर कानूनी टीम के अंदर बहुत डिवीज़न है, आपने जो बात कल की आपने अच्छा किया। मैंने कहा जी देखें, मैं तो उससे, वो कहते हैं जी आपने अच्छा किया, यहाँ हमारी कानूनी टीम में भी डिवीज़न है बहुत ज़्यादा, और हम एक टीम के तौर पे काम नहीं कर रहे। मैंने कहा जी एक टीम के तौर पे काम अगर नहीं कर रहे तो फिर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर वो जज साहिबान के सामने आज बदमज़गी हुई, और फिर वो अब मसला ये है ना कि वो ज़मानत भी लेनी है, बदमज़गी भी हो गई, तो वो मतलब एक अजीब सा वो जज साहिबान जो है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त हुआ था, जब उनका मामला हुआ ना इफ्तिखार चौधरी साहब का, मुशर्रफ साहब ने उनको कहा कि आप जो भी फैसला किया, सारे जज साहिबान नहीं थे इफ्तिखार चौधरी साहब। बाद में जब वो तस्वीर आई ना इफ्तिखार चौधरी साहब की, जिसमें उनको मतलब उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उसके बाद पूरी अदालत साथ खड़ी हो गई। अब मसला ये है कि वो एक लेवल तक होता है ना कि जी वो आपस के मसले चल रहे हैं, जो जजों के आपस के मसले हैं, बेंचों के, इसके, जब आप सारा वो कर देंगे ना, तो उसके नतीजे में, तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा रिलीफ आप करवाओ ना, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हो, आगे तो बड़े लाइन लगी हुई है मुकदमों की। तो वो मतलब पुरजोश भी थे, लेकिन वो उन्होंने फिर ये कहा कि ग्रुपिंग है, और ये अभी आने 1-2 दिन के अंदर ये वाजे भी हो जाएगी, ये जो कुछ हो रहा है ना ये इसमें, क्योंकि वो बड़े, यानी आप कहना चाहिए ना कि बड़ा उनमें गुस्सा था कि जो है ना कुछ सीनियर शख्सियत हमसे ताबू नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो उसका इजहार कर देंगे, मुझे ये लगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आज उसमें थे। तो मैंने कहा यार आगे मुकदमा जो सारे पड़े हुए हैं, और उधर वो बहुत सारा अभी तो नैब का है, अभी तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस पड़ा है बाकी। तो वो उसके बाद जो है वो अब देखें, मैंने बारह उनसे मैंने कहा यार मैं ज़ाहिर है आपका कानूनी मुशीर तो नहीं हूँ, कानूनी मुशीर तो आप खुद हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा आपस में आप लोग जलन करो। अब जब मिलो जाके आप साबिक वज़ीर आज़म से, तो आप उनसे ये कहो कि यार एक टीम बना दें, ताकि बाहर आके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, 2-3 लोग हो, आप 4 लोग हो, 5 लोग हो, जितने भी हो, थक जाओगे। तो इसमें आपको, तो वो कहते हैं यार हम बात सारी हम करते हैं, वो दूसरे आके उनको हमारे साथ गड़बड़ कर देते हैं, वो अजीब सा मामला। बहरहाल देखें आने वाले दिन में क्या होता है। अच्छा, ये तो अब सियासत अगला कदम लेने जा रही है, मुल्की सियासत, वो बड़ा कदम है कि जी अब निगरां काबीना आएगी, निगरां हुकूमत आएगी, कैसा परफॉर्म करेगी, लोगों की सबसे पहले तो वही बात है कि इसको 90 दिन के अंदर होना चाहिए। 90 दिन में वो कैसे, थोड़ा सा अगर आगे जाती है तो कानून उसको सुप्रीम कोर्ट यकीनन उसको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को दोबारा।
और इसमें जो है वो यकदम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग जो हैं वो यकदम कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कुछ ना कोई रिलीफ तो मिलेगी। इन्होंने जाते जाते जो है फिर कीमतें बढ़ा दी हैं, ठीक है। पेट्रोल की कीमत शायद 20 रुपये बढ़ने जा रही है। लोग, आप यकीन करें, लोगों में मैं ये बढ़ेगी शायद 20 तारीख को या उसके बाद, पता नहीं, इस महीने के आखिर में। अब ये मतलब लोगों में नहीं है सकत, लेकिन ठीक है, अब ये अगर ये जाते जाते जो है ये कर गए तो ठीक है, जो भी इनकी कमिटमेंट्स हैं। लेकिन लोग जो हैं वो इस वक्त, लोग बिल्कुल, आप कहना चाहिए कि लोगों के अंदर कोई सकत ही नहीं रही महंगाई के बायस कुछ करने की, ना खाना खाने की, ना उसमें बिजली का बिल देने की, ना गैस का बिल देने की, ना फिर ये जो एक्सीडेंट्स और ये बाकी मसाइल एकदम से अस्पतालों के अंदर। और ये तो अब उसमें सूरत हाल ये है कि, और ये जब ये ऐसे हालात होते हैं तो फिर करप्शन भी बढ़ती है, चोरियां भी बढ़ती हैं, क्राइम भी बढ़ता है। तो ये फौरी तौर पे अब एक बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, और हुकूमत को भी छोड़ दें, बहैसियत कौम एक बड़े चैलेंजेस हैं। एक फड्डा जो है, एक जंग जो है वो सर पे खड़ी है, और एक बड़ी जंग, एक नई बड़ी जंग सर पे खड़ी है। और मेरी दुआ है कि ये जंग किसी तरह टल जाए। लेकिन ये जंग, इस जंग को टालना जो है वो शायद, खुदा करे ये जंग टल जाए, क्योंकि ये जंग अगर हो गई तो ये जंग बड़ी, ये एक बहुत बड़ी खाना जंगी होगी, बहुत खौफनाक खाना जंगी होगी। और ये खाना जंगी जो है ये नाइजर के अंदर, नाइजर और उधर कहीं जो साहिल के इलाकों में, ये इतनी ख़तरनाक होगी। ये जो बना था ना, ये इस्लामी अफवाज का इत्तेहाद जो सऊदी अरेबिया का बना था, तो बहुत से लोग एक दूसरे से पूछते थे ये कौन से मुल्क हैं, ये एक तरह से मजाक हुए। लेकिन अब लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मुल्क कितने इंपॉर्टेंट है, इनकी अहमियत क्या है। नाइजर के ये सारे नाम थे ना, उसमें बहुत सारे नाम थे, तो बड़ा उस वक्त होता था ये कौन से मुल्क हैं जी, जबूती कौन सा मुल्क है। मुझे उस वक्त एक साहब मिले, बड़े यानी अच्छे पढ़े लिखे, वो कहते हैं जी जबूती कौन है। मैंने कहा जी जबूती का आपको नहीं पता, मतलब ये एक स्ट्रेटेजिकली, तो ही जस्ट लाफ्ट। तो जाहिर है कि लोगों को नहीं पता होता हर एक को, लेकिन इन मुल्कों की अहमियत, अफ्रीका के मुल्कों की बहुत अहमियत है, ठीक है। ये मुल्क तो खुद बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके रिसोर्सेज हैं, इनके लोग बड़े प्यारे हैं, फिर ये कि इनकी स्ट्रेटजिक वैल्यू बहुत बड़ी है इनकी लोकेशंस की। अब ये जो जंग सर पे खड़ी है, मैं सिर्फ आपको जो कल तज़िया दिया था, मैं उस तज़िये का सिर्फ आपको यहाँ पे जो है वो ये बताऊँ कि नाइजर के हवाले से तेज़ी के साथ पहले मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल, हम ये देखते हैं कि हमारा तज़िया किस हद तक बेहतर मुनासिब रहा है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, नाइजर जनता स्नब्स यूएस बैक पीस मिशन, यानी विक्टोरिया न्यूलैंड को जो स्नब कर दिया, ठीक है। कू लीडर्स ने रिफ्यूज टू वेलकम डेलीगेशन मेंट टू डिस्कस रिटर्न। जी 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 बिल्कुल ख़त्म। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है होप फॉर डायलॉग डिम इन नाइजर एज जनता क्लिंग्स टू पावर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो वॉल स्ट्रीट, जो सबसे इसमें एक अजीब व गरीब बात है ना, वो अजीब व गरीब बात जो है वो मतलब है कि अमेरिकन के लिए भी, और ज़ाहिर है कि नेटो फोर्सेस के लिए भी, और दुनिया के लिए भी यकीनन, वो ये है कि ये जो जनरल बार्मो हैं, जनरल बार्मो, ये जनरल बार्मो जो हैं, ये जनरल बार्मो जो हैं, इन्होंने कोई 30 साल अमेरिका में गुजारे हैं। अच्छा, नाइजर के हैं ये, इन्होंने 30 साल अमेरिका में गुजारे हैं, एनडीयू में भी पढ़े हैं, वाशिंगटन में। और ये अमेरिका के, वो कहते हैं ना, आवर मैन इन अफ्रीका, आर मैन इन अफ्रीका, आर मैन इन साहिल। तो ये जो हैं, ये उस इलाके में आप समझ लें कि अमेरिका के सबसे करीबी, अगर कोई यानी कोई मिलिट्री ऑफिसर किसी को समझा जाता है, ये स्पेशल फोर्सेस को लीड करते थे। अब ये नए नाइजर के आर्मी चीफ इनको अनाउंस कर दिया, तो आर मैन इन अफ्रीका, ठीक है। इन्हीं को देखते हुए विक्टोरिया न्यूलैंड आई होंगी, लेकिन यह है कि इन्होंने ही वहाँ पर विक्टोरिया न्यूलैंड से नाइजर में शायद वो आई हैं या नहीं आई, बहरहाल आई हैं गालिबन। जो अब एक उसकी मैं तस्दीक कर दूं कि कल हमने कहा था कि नाइजीरिया तक रुका, लेकिन वो नाइजर में कुछ आई हैं, लेकिन वो मिल नहीं सकी मोहम्मद बाज़म से, जो बरतरफ सदर हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर मैन इन नाइजर जो है ये अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने ही विक्टोरिया न्यूलैंड को जवाब दिया कि सॉरी मैडम, विक्टोरिया न्यूलैंड इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट है, और उन्होंने ही इस वक्त कहा कि जी
हम माजरत चाहते हैं इस वक्त इसलिए कि हम आपसे नहीं मिलवा सकते और आपकी बात भी नहीं सुन सकते। तो ये जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनके अपने बंदे उनका अपना जो बंदा है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये पढ़ें आर्टिकल, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पढ़ें ज़रा। एट सेंटर ऑफ नाइजर्स हू इज़ वन ऑफ अमेरिकाज फेवरेट जर्नल, पूरा जिसको उन्होंने रखा ना आर मैन इन अफ्रीका, वो उसने कहा कि एक मिनट ठहर जाए मैडम, ये जो बर्मो है, जनरल बर्मो, ब्रिगेडियर जनरल बर्मो, इन्होंने कहा कि जी आपको तो इजाज़त नहीं मिलेगी और यहाँ पर तो हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं और आप जाइए वापस। तो ये हुआ है जो मैं कल सोच रहा था ना, विक्टोरिया नीलैंड क्यों गई, वो आज उसकी ज़रा क्लैरिटी आई है कि वो आर मैन इन अफ्रीका को देखते हुए गई थी जिन्होंने उनको कि शायद मुलाकात की इजाज़त हाँ, उन्होंने कहा ये एक बहुत खौफनाक चीज़ है। और फॉरेन पॉलिसी ये कह रहा है कि जी ये डिम है, मिलिट्री इंटरवेंशन इन नाइजीरिया इज़ बाउंड टू फेल बाई 22, ठीक है। और वहाँ पे इंटरनली एक वहाँ पे एक मुखालफत, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आगे किस तरह से, क्योंकि नाइजीरिया की पोजीशन काफ़ी, और नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी परेशान हो गई। नाइजीरिया की गवर्नमेंट वो डर इसलिए गई है कि नाइजीरिया में सिविलियन गवर्नमेंट है, वो डर इसलिए रहे हैं कि नाइजर के अंदर ये फौजी जनता कामयाब हो गई तो वो जो कैमरून और 2-3 मुल्क रह गए हैं आइवरी कोस्ट इधर उधर जहाँ पर अभी तक फौजी जनता नहीं आई, तो वो देखेंगे एक मिनट ठहर जाओ, अमेरिका भी इस बगावत को रिवर्स नहीं करा सका, फ्रांस भी नहीं करवा सका, यूरोप भी नहीं करा सका, कोई भी नहीं करा सका, तो यार हम ये नाइजीरिया में क्यों ना करें, यहाँ पे बाकी मुल्कों में क्यों ना करें जहाँ छोटे मोटी रह गई हैं सो कॉल्ड जमहूरियतें। तो वो एक बड़ी सूरत हाल ख़राब है वहाँ पर भी, मतलब है कि देखिए ना वो अमेरिकन आए और वो वापस चले गए, उन्होंने कहा जाओ भाई मुलाकात ना हो। वैगनर ग्रुप ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है प्रेसिडेंट ने कि हम साथ हैं, कदम बढ़ाओ नाइजर वालों, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ जाओ। हाँ, वो माली में बैठे हैं ना, माली में उन्होंने क्यों करे। तो ये एक बड़ी अजीब, अब देखना ये है कि साहिल की स्ट्रेटेजी नहीं जो है ना इन ममालिक की, ये अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए, गैस के लिए नहीं है। यहाँ अलकायदा और ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म तो क्या कहा जाए, बस ये अजीब से एक जो होता है ना गुंडे किस्म के नाम यूज़ करने वाले, अलकायदा और दाइश अजीब से, तो ये बने हुए हैं, घूमते रहते हैं वहाँ पे, लोगों को पकड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। करप्शन ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे। तो ये इंटरनल कहीं लड़ाई आपस में ना हो जाए, डर इस बात है, क्योंकि नाइजीरिया ने भी कुछ करना है ना। अब कल उन्होंने फिर मीटिंग कॉल की हुई है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता और अमेरिका भी चला जाता है तो नाइजीरिया की पोजीशन वो ब्लॉक खत्म हो जाएगा पूरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आज़म पर कल मुशावरत का अमल क्या मुकम्मल हो जाएगा या मज़ीद वक्त दरकार होगा राजा रियाज़? जी देखते हैं राजा रियाज़ साहब की मसरूफियात कल क्या होती हैं, होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा ना कि ये अच्छा, इसमें आज जब शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे ना सबका, तो एक दूसरी बात का भी एहसास होता है कि उन्होंने किस तरह से तमाम लोगों को खुश करके ही चलाया है सिस्टम अरेंजमेंट। मतलब शहबाज शरीफ साहब के लिए आप देखें ना कि वो तमाम लोग के हमारा नाम ले हमारा, और उन्होंने लेके सबका बड़े तरीके से उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया, सबका। वो जैसे एक होता है, लेकिन उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो कुछ लोग जो अपना नाम कहलवाना चाह रहे हैं उनसे इस वक्त, मतलब वो एक मतलब एक अजीब सा लग रहा था। और शहबाज शरीफ साहब, मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ इसके साथ ही कि किस कदर मुश्किल होता है कि अगर आप इतने मुख्तलिफुल ख़याल लोगों को वजारतें देने के बावजूद भी आखिरी दिन भी आप बजाय इसके कि वो आके खड़े होकर आपको शुक्रिया अदा करें कि जी वज़ीर आज़म साहब आपने हम पे एतमाद किया और हमें आपने काबीना में रखा, वज़ीर आज़म शुक्रिया, मतलब चंद लोगों के अलावा जो मैंने कहा ना कि जो तो सोबर लोग, बाकी तो बड़े अजीब व गरीब से। बारह शहबाज शरीफ साहब ने इस टीम को जेल करके रखा आपस में, ये भी एक बहुत उनका मेरे ख्याल से उनके क्रेडिट जाता है उनको। और उन्होंने जो जो कहता जा रहा था तो वो शुक्रिया सबका अदा करते जा रहे थे। कोई और होता तो शायद अपना टेम्पर लूज़ करता, लेकिन वो ठंडे मिजाज से, लेकिन अजीब सा लगा कुछ। उधर लोकसभा का इजलास हुआ है भारत में, और वो उसमें आज ये मणिपुर के ऊपर वो देखें इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन वो चूँकि स्ट्रेटेजिक भी है, तो राहुल गांधी जो हैं
उन्होंने तो आज जो तकरीर की है तो उन्होंने कहा है कि ये भारत माता का आप कत्ल कर रहे हैं। वहाँ बहस चल रही है ना भारत और इंडिया की, वो कहते हैं भारत माता का आप कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, तेज़ी के साथ ज़रा हम यहाँ से देखते हैं ना कि ये क्या हुआ क्या है वहाँ पे। ठीक है, अब पहले तो आप ये देखें कि वहाँ पर जो है वो राहुल गांधी ने जो बात शुरू की, उन्होंने कहा आप कत्ल करते हैं, उन्होंने कहा आप कातिल हैं, उन्होंने कहा एक मेरी माँ यहाँ बैठी है नहीं सोनिया गांधी, और एक जो है वो भारत माता है, आप हर जगह हरियाणा से लेके कत्ल कर रहे हो, कातिल हो, खूनी हो, ये भारत का हिस्सा आप तस्लीम नहीं करते, हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं करते, आप इधर बैठ। मैंने मेरा नहीं ख्याल कि इससे फिर उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा पहले मैंने तकरीर अडानी पे की थी, आज ये जो बैठे हुए बीजेपी वाले आप ज़रा खुश रहें। मकसद ये था कि मैं कोई करप्शन की बात नहीं करने जा रहा, आज मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में ये हो रहा है, उधर कत्लेआम हो रहा है, ये हो रहा है, बैठे हुए हैं उधर। बिल्कुल उन्होंने जो है ना बड़ी सख्त तकरीर थी। अदम एतमाद के नंबर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही ज़्यादा हैं, अदम में था। लेकिन जो बहस जो फड्डा पड़ा हुआ है ना, देखें दो नुक्ते सिर्फ आज बताऊँगा बात का, इसको ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे कितना खौफनाक है। मणिपुर में एक है पुलिस, एक है वहाँ पे आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स भारतीय फौज है, बल्कि उनकी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फौज है आसाम की। तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई ये पुलिस तो यहां पे हमें मार रही है, कुकीज को और बाकी जो कबाइल हैं, वो पुलिस पे तो सारे गुंडे हैं, वो आरएसएस। उन्होंने फौज को बुलवा लिया आसाम पुलिस ने। ये मैंने आज तक नहीं सुना, ये मतलब अजीब व गरीब वाकया है। जो वहां की पुलिस है, आप जरा गुंडागर्दी देखें। ये मणिपुर की जो पुलिस है, उन्होंने आसाम राइफल्स फौज के ऊपर एफआईआर कटवा दी है। अब ये जरा आप देखें कि ये जो 11वीं स्लाइड है, हिंदू मणिपुर पुलिस रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट आसाम राइफल्स, एक्सक्यूज मी, पुलिस आसाम। अच्छा, ये फिर इंडियन आर्मी जवाब दे रही है, वजाहत कर रही है इंडियन आर्मी। 12वीं स्लाइड, इंडियन आर्मी डिफेंस के आसाम राइफल्स ने एफआईआर जो काटी है ये गलत है और हमें मलाइन करने की कोशिश है फौज को। हमारे एफआईआर काट दी उन्होंने उठा के। अच्छा, अब ये जो मैं तो इसको नहीं समझ पा रहा कि ये खाना जंगी क्या फौज और पुलिस के दरमियान भी छेड़ दी है, ये इनको ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर जो है। दूसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ पर जो हरियाणा है, वहाँ पर उन्होंने आज कांग्रेस के लोगों ने जाने की कोशिश की, उनको रोक दिया। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स 16वीं स्लाइड, उनको जाने से रोक दिया, नहीं कांग्रेस के लोग जा नहीं सकते नो में। लेकिन उसके साथ ही जो है वो 17वीं स्लाइड, बीजेपी का डेलीगेशन चला गया नो में, और वहाँ जाके ये जहाँ मुसलमान, जहाँ पे ये अभी कत्लेआम हुआ है पिछले दिनों, ये हरियाणा में, मैं मणिपुर की बात नहीं कर रहा, मैं ये ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये जहाँ पे सिख बरादरी हमारी और जहाँ पे। अब मसला ये है कि ये अच्छा इनको कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर किया ये है, इंडिया टुडे 15वीं स्लाइड, 50 पंचायतें जो हैं उन्होंने वहाँ पे लेटर इशू कर दिया कि मुस्लिम ताजिर दाखिल ही नहीं हो सकते। ओ भाई, एक मिनट होल्ड ऑन, एक्सक्यूज मी, 50 बीजेपी के ये जो पहुंचे रहनुमा, उन्होंने लेटर इशू कर दिया है पंचायतों ने कि यहां मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता, वो इलाका ही मुसलमानों का है। अब ये मेरे लिए जो है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इसको कहां लेके जा। अच्छा, फिर वो बुलडोजर, ये जैसे वहां इसराइल में होता है ना, घर गिराने शुरू कर दिए और घर गिरा रहे हैं। अब इस बीबीसी ने लिखा है कि नो वायलेंस इज 19th इज बुलडोजर पनिशमेंट इज टेम्परिंग जस्टिस इन इंडिया। और फिर उसके बाद जो है एनडीटीवी कह रहा है कि एथनिक ये दुनिया बुलडोजर से घर गिरा रहे हैं, यानी एथनिक क्लिनजिंग, हाई कोर्ट ने उनके कहा है कि ये डेमोलिशन। और ये कहाँ सुना आपने कि आप जाके, ये तो मैंने सिर्फ वो मकबूजा इलाकों में देखा है, इससे पहले जो फलस्तीनी इलाकों में, ये दूसरों में अब यहाँ देख रहा हूँ सर। ये वहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है और साथ ही जो है वो एथनिक क्लिनसिंग का ये जुमला इस्तेमाल किया है अदालत ने। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी हैरान कुन और बड़ी मतलब है कि मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ मामला जाते हैं, लेकिन किसी अच्छी तरफ जाते मामला नज़र नहीं आ रहे। अगर ये इन्होंने यहाँ नहीं रोका, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। देखिए ना, पुलिस ने फौज पे काट दी एफआईआर, यानी फौज के लोग दाखिल होंगे आसाम में, उनको मणिपुर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सर, कैसे पॉसिबल है ये? और वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए, वो अमित शाह को भेजा जो केरोसिन, वो राहुल गांधी ने कहा कि केरोसिन फेंक रहे हो, आज जहाँ आग लगी उस पर केरोसिन। मैं बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी छोड़ दें, मगर ये इसमें कोई गेम है, इसमें कोई किस्सा है, कोई लार्जर प्लान है, वो क्या चाह रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी, लेकिन
मैं उसमें नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन वो कहते हैं ना समथिंग इज कुकिंग अप, ये क्या चाह रहे हैं इस वक्त? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ये बड़ी आसानी के साथ मणिपुर और हरियाणा के मसाइल, लेकिन बहरहाल देखें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम को खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।